लखनऊ में बीएसपी की मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ है। बीएसपी ने पार्टी में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने मंडल और जोन सहूलत को खत्म कर दिया है। साथ ही सेक्टर सिस्टम लागू कर यूपी को 4 सेक्टर में बांटा है। 5-5 मंडलों के 2-2 सेक्टर बनाए गए हैं। बीएसपी रियासती सदर का ओहदा बना रहेगा। मायावती ने कोऑर्डिनेटर का ओहदा भी अब खत्म कर दिया है। यूपी में बसपा को मजबूत करने के लिए आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बैठक में कई नई चीजें बसपा में की गई हैं, जिसमें पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से भंग कर दिया गया है। जिसमें जो प्रदेश समन्वयक बनाए गए थे 3, उनको हटा दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हालांकि बने रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जोन और जो मंडल की जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से भंग करने के आदेश आज मायावती ने दिए हैं। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में बसपा में सेक्टर की व्यवस्था की गई है। 4 सेक्टर्स में यूपी को बांटा गया है, जिसमें 4-4 जो मंडल के 2 सेक्टर होंगे, 5-5 मंडल के इसके साथ 2 सेक्टर होंगे। और इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि 2022 के लिए बसपा ने एक बार फिर से कांसीराम के समय से चली आ रही व्यवस्था पर भरोसा जताया है। और यही वजह है कि इस बार सेक्टर व्यवस्था के चलते तमाम जो मंडल हैं उनको बांटा गया है। और ये कह सकते हैं कि अपने पुराने काडर वोट बैंक को वापस पाने की कवायद बसपा ने तेज कर दी है। कैमरामैन देशा साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। संभल से समाजवादी पार्टी के एमपी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अयोध्या फैसले से पहले एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बाबरी मस्जिद मामले में कार सेवकों पर मुलायम सरकार में गोली चलाने का बचाव किया। बर्क के मुताबिक मुलायम सिंह का मकसद कार सेवकों पर गोलियां चलवाने का नहीं था, बल्कि कार सेवकों के मस्जिद शहीद करने पर गोली चलाने का ऑर्डर उन्हें देना पड़ा। बर्क ने अयोध्या मामले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। नहीं, मुलायम सिंह ने आज में गोली चलवाने का ये नहीं था कि उनका मकसद कि वो गोली जब जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए वहाँ पहुँचे और शहीद करने लगे तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि उसको बचाने के लिए गोली चलाई जाए। अब यहाँ नहीं होता कि जब बलवे फसाद होते हैं, जब हालात बिगड़ जाते हैं तो गोली चलती है। तो वैसे ही उस टाइप की गोली थी। उनका मंशा सिर्फ एक पार्टी बनना नहीं था, बल्कि उन्होंने इस बात को देखते हुए कि बाबरी मस्जिद को ये शहीद कर रहे हैं, इन्होंने वादा किया था इस बात का हम ऐसा कुछ नहीं करने के हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में प्याज की कीमतें एक बार फिर आसमान पर पहुंच गई हैं। कई जगहों पर प्याज 90 रुपए फी किलो तक बिक रही है, तो कहीं ये कीमतें 100 रुपए के भी पार पहुंच गई हैं। और इसकी वजह से महाराष्ट्र के लासल गांव में वाकई प्याज की सबसे बड़ी मंडी में इसकी कीमतों में जोरदार उछाल आया है। हालांकि सरकार ने लगातार बढ़ती सप्लाई की वजह से दामों में गिरावट को लेकर भरोसा तो जताया था, लेकिन इसके महज कुछ ही दिन के बाद लासल गांव मंडी में प्याज की कीमतें 10% तक बढ़ गई। कारोबारियों का मानना है कि गुज़िश्ता साल प्याज का बहुत कम पैदावार हुई थी और इसीलिए इसकी कीमतों में इजाफा देखने को फिलहाल मिल रहा है। और वहीं लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ की सब्जी मंडी में प्याज करीब 60 रुपए फी किलो तक बिक रही है। वहीं फुटकर में प्याज की कीमतें 70 से 80 रुपए फी किलो तक बिक रही हैं। बीते एक हफ्ते में प्याज की कीमतों में 10 से 20 रुपए फी किलो का इजाफा तक हुआ है। एक बार फिर से प्याज के दामों में लगातार पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी लगातार प्याज के दामों में इजाफा हो रहा है। थोक और जो फुटकर विक्रेता हैं वो अलग अलग दामों पर प्याज बेच रहे हैं। लगातार एक हफ्ते में प्याज के दाम ऊपर नीचे हुए हैं। ऐसे में क्या इस वक्त रेट चल रहा है, हम सीधे दुकानदार जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राम जी। ये बताइए कि पिछले एक हफ्ते में अगर प्याज के रेट की बात करें तो कितने रुपए का ऊपर नीचे इजाफा हुआ है? 58-60 रुपए किलो के आसपास बिका है। 58 रुपए 60 रुपए थोक का रेट। थोक का रेट। फुट का रेट क्या चल रहा है? तो कल बिका था 64 रुपए, आज बिक रहा 60 रुपए किलो। फुट का रेट। फुट का रेट। और ये जो पूरा जो प्याज है, ये जब बाजार से मंडी से जब ठेलों पहुंचता है उस वक्त कितना रेट बिक रहा है? और 70-80 रुपए किलो बेचेंगे, 60 में ले जाएंगे तो 70-80 रुपए किलो बेचते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि अभी एक हफ्ते में लगातार दाम सबसे कम कितने रहे हैं? अगर एक हफ्ते का देखा जाए सबसे कम दाम फुटकर और थोक दोनों का? एक हफ्ते में सबसे कम दाम था 48 से 52 रुपए किलो। ये फुटकर रेट है कि थोक? फुटकर। और थोक रेट? थोक रेट वही 5000, 4500, 4200 रुपए कुंटल।
क्या कारण है कि प्याज के दामों में अचानक से इतना इजाफा होता दिखाई पड़ रहा है? बस यही बताते हैं बारिश की वजह नई प्याज आ नहीं पाई, पुरानी लास्ट है खत्म हो रही है, इसलिए महंगी है। 2-4 दिन में ये आ जाएगी अपनी। 2-4 दिन में कुछ उम्मीद है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि फिलहाल राजधानी लखनऊ के लोगों को इस वक्त महंगी प्याज मिल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सी मुश्किल है, क्योंकि जो घर का किचन है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए कि आप प्याज लेने आए हैं? जी। प्याज महंगा आपको मिल रहा है, कितना दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है, कस्टमर नहीं लेता कोई प्याज यार, बहुत महंगी। आप ठेला लगाते हैं? ठेला लगाते हैं। अब 70 मिले या 60 मिले, या 70 बताओ, लेते ही नहीं कोई। नहीं ले रहे हैं? नहीं, भाग जाते हैं लोग। भाग जाते हैं। ये समस्या है और यही वजह है कि जो आम आदमी है वो थोड़ा सा परेशान है। और यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं जो सब्जी मंडियों में मौजूद हैं, प्याज लेने आए हैं, उनके सामने एक बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो लोग 1 किलो प्याज घर में प्रयोग करते थे वो अब आधा किलो कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है। एक महिला है, उनसे हम सीधे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, प्याज लेने आई हैं आप? जी। प्याज कितना लिया आपने? हम लेने आए थे, महंगा है तो नहीं ले रहे हैं। कितना बताया यहाँ पर? और अब किचन का आपको कैसे चलेगा? नहीं चल पा रहा, गरीब आदमी है, कहाँ खा ही नहीं पा रहे हैं प्याज। फिलहाल कह सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं जो प्याज लेने आई, कहना है साफ तौर पर कि लगातार बढ़ते दाम जो प्याज के हैं उसकी वजह से किचन का पूरा बजट गड़बड़ हो गया है। और यही वजह है कि लोग अब थोड़ा सा कम मात्रा में प्याज ले रहे हैं। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और सिर्फ प्याज ही नहीं, प्याज के अलावा बाकी सब्जियों के बढ़ते दामों की वजह से ग्राहक सब्जी मंडियों की तरफ कम ही रुख कर रहे हैं। मुरादाबाद में भी सब्जी की मंडियां सूनी पड़ी हैं। दुकानदारों का कहना है कि मंडी में कस्टमर्स की जो आवक है वो कम हो रही है, यानी कस्टमर वहां पर कम पहुंच रहे हैं। पहले जहां लोग काफी मिकदार में सब्जी ले जाया करते थे, तो वहीं अब महंगाई की वजह से लोग सब्जी कम खरीद रहे हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से इसकी खपत में भी कमी आई है। वहीं अयोध्या में भी प्याज की कीमतों ने आसमान छू रखा है। यहाँ प्याज 70 से 80 रुपए फी किलो बाजार में बिक रहा है। लोगों ने प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए घर के बजट में प्याज को कम कर रखा है। सिर्फ प्याज पे महंगाई है, ज़्यादा कुछ इतनी हर चीज़ पे भी नहीं है। प्याज बिक रही है 70-80 रुपये किलो। सब्जी का ऐसा है, सब्जियाँ महंगी तो हो रही हैं, लेकिन सब्जियों का ऐसा है कि अगर आदमी घर से 400 रुपये 500 रुपये लेकर निकलता है, तो पहले भी आदमी 500 की खरीद रहा था, अब भी 500 की खरीद रहा था। पहले थैला भर के सब्जी घर ले जाता था, अब आधा थैला घर लेकर के जाता है। सब्जी पहले भी उतने की खरीद रहा था, आज भी उतने की खरीद रहा है, लेकिन महंगाई की वजह से सब्जियों की क्वान्टिटी अब बहुत कम होती हुई। रेट 80 रुपये। इसके पहले क्या रेट थे? इसके पहले था 50 रुपये किलो। 2-3 दिन में रेट बढ़ गया। हमारा क्या मतलब ये, जब चीज़ रहेगा मार्केट में कम तो रेट तेज हो जाता है, और जब अधिक आ जाता है तो रेट कम हो जाता है। तो इस समय तो अधिक नहीं आ रहा है। जहाँ आती थी 10 गाड़ियाँ प्याज का, अब इस समय जो है 1 गाड़ी आती, 2 गाड़ी आती है, तो इसके वजह से जो है रेट तेज हो गया है। प्याज के लगातार बढ़ रहे दाम ने आम लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। आगरा मंडी में प्याज 70 रुपए से 80 रुपए फी किलो बिक रही है। बढ़ती प्याज की कीमतों से तो लोग परेशान हैं ही, साथ ही जिन लोगों ने कम दामों पर प्याज स्टॉक कर ली है और अब उन्हें महंगे दामों पर वो बेच रहे हैं। दिक्कत आएगी, और देखो हर आदमी नहीं इसको कर सकता है। 70 रुपये बहुत दाम होते हैं। चलो कम होता तो आदमी एडजस्ट करेगा, हर कोई नहीं समझ पाता इस बात को। और सबसे बड़ी ये महंगाई बढ़ती आ रही है दिन पर दिन, इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए। यहाँ मीडियम भी रहेगा तो इधर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इन्वेस्ट भी करने के लिए भी आदमी को दिक्कत नहीं आएगी। हर प्रकार का आदमी इसको नहीं सक्सेस कर सकता है। प्याज ने गोदाम भरवा के रख ली है, 30 रुपये वाली प्याज रख ली है पहले, अब 70 रुपये बेच रहे हैं डेढ़ वाले। अब जब ला के रख लेंगे पहले प्याज को तो 70 बेच रहे हैं, महंगी होगी प्याज। थोड़ा पानी बढ़ गया है, पानी के चक्कर में चांस ले रहे हैं प्याज वाले। और गोदाम में देखो भर के कितने गोदाम भर रहे हैं, दुकान भर रही है ठेल वालों की। ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी बहुत तो आई है, क्योंकि जो चीज़ है ना 10 रुपये मिलती थी पहले, रेट बढ़ती ही जा रही है, घटती तो है ही नहीं। और फिर हम कहते हैं कि सरकार ने नहीं की, पहले तो दुकान वाले ही कम नहीं करते हैं। और वाराणसी के सुंदरपुर मंडी में प्याज की कीमत 70 से 80 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। ऐसे में प्याज की खपत में भी कमी आई है। लोगों की थाली से प्याज गायब हो रहा है क्योंकि ये बजट में फिट नहीं हो पा रही है।
अभी हम बनारस के सुंदरपुर मंडी में मौजूद है, जहां पर लोग प्याज तो जरूर खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जब वो मार्केट पहुंच रहे हैं तब उनको मालूम चल रहा है कि प्याज के रेट अचानक से बढ़ गए हैं। प्याज 70 से 80 रुपए केजी हो गए हैं। हम कुछ ग्राहक से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो प्याज लेने के लिए पहुंचे हैं। उनको जब मालूम चल रहा है कि रेट इतने बढ़ गए हैं तो उन पे क्या असर पड़ा है। क्या लेने के लिए पहुंचे भैया? कितना रेट है? 300-350 बता रहे हैं। 70 से 80 क्यों बढ़ गया भैया? क्या मैं जो रेट मार के आड़ती लोग दे रहे हैं उस रेट का बेच रहा हूँ, 2 रुपया 3 रुपया किलो रख करके। हमसे जो रेट मिलेगा आड़तियों से पूछिए ना। हम कि आगे से ही महंगा आ रहा है। आड़तियों से पूछिए, हम लोगों से मत पूछिए। हम लोग तो 1-2 बोरी लेकर बेचते हैं, 1 बोरी 2 बोरी खरीदते हैं, अपना बेचते हैं। और जहाँ से पूछेंगे सर पूरा पता चलेगा। जहाँ से जो गाड़ी मंगाते हैं उन लोग भाई महंगा बेच रहे हैं। हम लोग बिल्कुल, जो आगे से सप्लाई ही आ रहा है वो काफी महंगा आ रहा है। जो दुकानदार है वो साफ तौर पे यही कह रहे हैं, जो आगे से सप्लाई आ रहा है वो काफी महंगा आ रहा है। उनको उसके एवज में 2-3 रुपए मुनाफा करके ही वो बेच रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें ठेलों पे, तो ठेलों पे प्याज की स्थिति और खराब है। वहां पे 90 से 100 रुपए बेची जा रही है प्याज, और इसका सीधा असर जो ग्राहक के जेब पे पड़ रहा है। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ग्राहक भी है बात करने के लिए, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अब मार्केट पहुंचे हैं, क्या लेने के लिए पहुंचे हैं? सब्जी लेनी है। प्याज के रेट बढ़ गए हैं। प्याज हम खाते ही नहीं है। अच्छा, प्याज खाना ही छोड़ दिया आपने? कई साल हो गया। क्यों? जब पहली बार भाव बढ़ा था उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, ऐसे ग्राहक हैं जो कि प्याज के रेट बढ़ने के बाद प्याज खाना ही छोड़ दिए। ये बनारस का सुंदरपुर मंडी है, जहां पर आपको दिखा रहे हैं कि प्याज के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, और प्याज के रेट बढ़ने से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग या तो अमूमन प्याज खाना छोड़ रहे हैं, या फिर प्याज जिस संख्या में वो मंडी में लेने के लिए पहुंच रहे थे उससे कम संख्या में वो प्याज मंडी से लेके जा रहे हैं। कैमरामैन बाबूलाल के साथ लोमो-जी मीडिया, वाराणसी। और बिहार की बात करते हैं। अब बिहार की राजधानी पटना की हवा जहरीली हो गई है। पटना में आलूदगी कम नहीं हो रही है। राजधानी में पोल्यूशन की सतह अभी आम से कई गुना ज्यादा है। पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी आलूदगी की सतह बहुत ही खतरनाक है। पटना में AQI 313 है, कल AQI 426 था। हमारे नुमाइंदे नवजीत ने माहौल का जायजा लिया। राजधानी पटना का वायु अभी भी प्रदूषित है। PM 2.5 है, वो औसत से कई गुना अधिक है। देख सकते हैं किस तरीके से जो अधिक से अधिक जो स्थिति है वो रेड जोन में है। किस तरीके से PM 2.5 है जो 175 दिखा रहा है। स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं वो 60 के आसपास है, तो समझ लीजिए कि 60 का जो एवरेज है वो 175 पर। SO2 है वो 25/7 है। NO2 है वो 12.2 है। O3 है वो 37.3 है। ये जो तस्वीर है वो आपको दिखाता है पोल्यूशन बोर्ड द्वारा लगाया गया जो बोर्ड है उस जगह की तस्वीर है। तस्वीर तारामंडल के पास की है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनसे ही बात करते हैं। युवा हो, रुमाल बांध के चल रहे हो, क्या वजह है? वजह यह है कि पटना में इतना पॉल्यूशन हो रहा है जिसके कारण सरकार तो इसके पीछे कुछ कर नहीं रही है, कुछ भी नहीं। ये जो बोल रहे डीजल गाड़ी बंद हो जाएगा, ये वो, इससे पॉल्यूशन के कारण हम लोग को रास्ता में चलने से, घर से बाहर निकलने में बहुत सारे अलग अलग प्रकार का दिक्कत हो रहा है। साफ है किस तरीके से देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं कि परेशान हैं, कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत हो रही है। राज्य सरकार पे जवाबदेही सौंपी जा रही है कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन के कारण पेड़ पौधे काटे गए, हरियाली खत्म की गई, जिसके बाद ये स्थिति पैदा हुई है। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। पटना में आलूदगी की सतह बहुत खतरनाक है। इससे निपटने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ने इसका जायजा लिया। राजधानी पटना की हवाएं हैं वो दूषित हो चुकी है, पोल्यूटेड हो चुकी है। इससे निपटारा पाने को लेकर के जो हवाएं में धूलकण है, ज़्यादा जो प्रदूषण है वो धूलकण से हो रही है। राज्य सरकार की ओर से पहल की जा रही है। पटना नगर निगम की जो गाड़ी है वो जल का छिड़काव कर रही है। किस तरीके से सड़क है, सड़क पे पानी छिड़का जा रहा है कि ताकि जो धूलकण है वो उड़े नहीं, और जो स्वास्थ्य को जो बिगाड़ रही हवा,
फेफड़े को खराब कर रही है हवा, वो खराब ना करे। इसको लेकर के जो देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, बेली रोड पे ट्रैक्टर द्वारा किस तरीके से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तस्वीरें बयां कर रही है कि राज्य सरकार ने एक पहल की है। ये पहल कितना कारगर होती है वो देखना होगा। क्या वाकई में इस तरह के जो जल छिड़काव से, पानी के छिड़काव से जो धूल कण है वो रुक पाएंगे, प्रदूषण में सुधार हो पाएगा। तो तस्वीरें बयां कर रही है किस तरीके से पटना के जो हवाएं हैं वो प्रदूषित हो चुकी है, उसको रोकथाम को लेकर के इस तरह का कार्य किए जा रहे हैं। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। यूपीपीसीएल के पीएफ घोटाला मामले में अब तक कई अफसर सलाखों के पीछे जा चुके हैं। इस घोटाले में यूपीपीसीएल के साबिक एमडी एपी मिश्रा को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और हजारों करोड़ के पीएफ घोटाले की जांच जारी है। लेकिन ईओडब्ल्यू के हवाले से हम वो आपको इंकिशाफ करने जा रहे हैं जिससे घोटाले के असली गुनहगार की पहचान हो जाएगी। हमारे पास वो अहम दस्तावेजात मौजूद हैं जो बताते हैं कि इस घोटाले को किसने किस तरह से अंजाम दिया। ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अधिकारियों को रात में जगाया और सीबीआई की जांच कर दी आपने। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। डीएचएफएल फंड घोटाले में यूपी की सियासत में घमासान मचा हुआ है। यूपीपीसीएल केस को लेकर ऑपोजिशन सरकार पर हमलावर है तो वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने ऑपोजिशन की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो पैसा दिया गया है डीएचएफएल को, रात भर जग कर के आपने सीबीआई जांच कर दी क्योंकि कल विपक्ष सवाल पूछेगा आपसे। आप सच्चाई बाहर निकल आएगी उससे बचना चाहते थे आप। अधिकारियों को रात में जगाया और सीबीआई की जांच कर दी आपने। समाजवादी पार्टी का मानना है, मेरा मानना है कि इसकी जांच सिटिंग जज से हो, माननीय हाईकोर्ट या हमारे सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो। अगर आरोप हमारी सरकार पर आप लगा रहे हैं तो फिर तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, फिर तो आपको जवाब देना चाहिए। आप जवाब दे नहीं रहे हैं। आप राजनीति से प्रेरित होकर हमारी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारी सरकार ने तो जैसे ही ये पूरा प्रकरण सरकार के संज्ञान में आया और अधिकारियों ने पत्र लिखकर सरकार को बताया, क्योंकि अधिकारियों का पैसा जहां उन्होंने निवेश किया था वहां से नहीं आ पा रहा था, तो उन्होंने सरकार के संज्ञान में पूरा प्रकरण लेकर आए और सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। जो आंकड़े हैं और जो तथ्य हैं उनको कहीं न कहीं श्री अखिलेश यादव जी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार में ही पीएफ घोटाले में गिरफ्तार एपी मिश्रा को एक्सटेंशन दिया गया था। हालांकि जब इस बारे में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने सवालों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। समाजवादी सरकार के समय पर डीएचएफएल का उनके अकाउंट में कोई भुगतान नहीं हुआ। अगर कोई दोषी है इसके लिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद दोषी हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। पीएफ घोटाले में मुसलसल कार्रवाई जारी है। इस मामले में यूपीपीसीएल के साबिक एमडी एपी मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि यूपीपीसीएल के जीएम पीके गुप्ता को सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन डीएचएफएल में फंसे मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड्स का क्या होगा, अब भी ये सवाल बना हुआ है, जिसको लेकर सियासत जारी है। इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने ट्वीट किया, यूपी के हजारों बिजली इंजीनियरों मुलाजमीन की कमाई के पीएफ में जमा 2200 करोड़ से ज्यादा रुपए प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट के महाघोटाले को भी बीजेपी सरकार रोक नहीं पाई, तो अब इल्जाम तराशी से क्या होगा। सरकार सबसे पहले मुलाजमीन का मफाद और उनके नुकसान की यकीन दहानी करे। इस पीएफ महाघोटाले में यूपी सरकार की पहले एक घोर नाकामी और अब ढुलमुल रवैये से कोई ठोस नताइज निकलने वाला नहीं है, बल्कि सीबीआई जांच के साथ साथ इस मामले में लापरवाही बरतने वाले सभी बड़े ओहदों पर बैठे लोगों के खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, जिसका आवाम को इंतजार है। उधर सरकार मुसलसल कसूरवार अफसरान पर सख्त कार्रवाई का हवाला दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच का हुक्म भी दे दिया है।
लेकिन इस सब के बीच सियासी बयानबाजी मुसलसल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीएचयू अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज तीसरा दिन है और इस हड़ताल की वजह से मरीज परेशान हैं। ओपीडी और वार्ड की सर्विस भी मुतासिर हो रही हैं। डॉक्टर्स ने सुनवाई न होने पर इमरजेंसी खिदमात भी बंद करने की धमकी दी है। दरअसल अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट के बाद से 5 मुलजिमीन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सिखों का पाक मकाम करतारपुर कॉरिडोर खुलने में कुछ ही दिन बचे हैं। हर दिन हजारों लोग पाकिस्तान की सरहद के अंदर करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन के लिए जाएंगे और ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसीज ने फिक्र में डालने वाला एक इंकशाफ किया है कि जिस जिले में करतारपुर पड़ता है वहां दहशतगर्दाना सरगर्मियां चल रही हैं। खबर है कि उसी जिले में दहशतगर्द कैंप में ट्रेनिंग ले रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए अकीदत की अलामत करतारपुर साहिब पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी का रास्ता है। पाकिस्तान की फितरत में ही दहशतगर्दी है। खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान के पंजाब के नारोवाल जिले में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बारे में जानकारी मिली है। इसी जिले में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है। This has already been, I mentioned this so many times before, from the time that this Kartarpur was opened, that we have to keep our eyes open. That does not mean they are going to come parading down the corridor. ये बात नहीं होगी। करतारपुर साहिब के आसपास दहशतगर्दाना ट्रेनिंग कैंप। खुफिया एजेंसियों से जुड़े जराये का कहना है कि दहशतगर्दाना कैंप पाकिस्तानी पंजाब के मुरीद के खुफिया एजेंसियों से जुड़े जराये का कहना है कि दहशतगर्दाना कैंप पाकिस्तानी पंजाब के मुरीद के शाकरगढ़ और नारोवाल में देखे गए हैं। इन जगहों में कसीर तादाद में खातून और मर्द दहशतगर्द कैंपों में मौजूद हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। करतारपुर साहिब के लिए अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में रजिस्ट्रेशन कराया है और अब करतारपुर साहिब के आसपास दहशतगर्दाना सरगर्मियां वाकई फिक्र का मौजू है। 70 साल में उनको करतारपुर याद नहीं आया उनको पहले, या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नहीं याद आई, या दूसरे गुरुद्वारों को जो वो अब खोलना चाह रहे हैं पहले करते। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज खबर मिलने के बाद पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत सिख अकीदतमंदों को लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क उठाना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि लोग राजौरी और रियासी जिले से आ रहे हैं। इन इलाकों में कोई अलग पसंद नहीं है, लोग बहुत खुश हैं। हाँ, लेकिन मजहबी रहनुमाओं ने कहा है कि यहाँ नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। इसके लिए हमने उन्हें बताया कि हम उन्हें ताउन देंगे। बिपिन रावत ने कहा है कि इसके लिए फौज की जानिब से भर्ती रैली तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। पुलिस दस्ते भी फौज के साथ भर्ती रैली प्रोग्राम का इनेकाद करेगी, जिससे नौजवानों को मुल्क की खिदमत करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मरकज के जेर इंतजाम रियासत बनने के बाद अब फौज की जानिब से सभी सरगर्मियों पर निगरानी करना आसान हो जाएगा। मुल्क में स्किल्स की कमी नहीं है, लेकिन कई स्किल्स ऐसे भी हैं जो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से अपने मकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे ही एक हुनर के जादूगर से आपको मिलवाते हैं जो हाईटेक आलात का इजाद करते हैं, नए नए एक से बढ़कर एक गैजेट्स बनाते हैं, लेकिन आज तक इस सलाहियत को एक भी मंच नहीं मिला है। ये है रतलाम के साइंटिस्ट नितिन कोठारी। पेशे से तो ये कंप्यूटर कोचिंग चलाते हैं, लेकिन हम इन्हें साइंटिस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके इजाद ने साइंस को नई सिमत दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिन भर गैजेट में खोए रहने वाले नितिन अभी तक 1600 से ज्यादा इजाद कर चुके हैं, लेकिन उनके लेटेस्ट इनोवेशन को देखकर हर कोई हैरान है। नितिन कोठारी के जरिए इजाद की गई नई तकनीक के मुताबिक उनकी एक आवाज पर 10 मीटर दूर रखी मोमबत्ती अपने आप ही जल उठती है। ये नई तकनीक उन्होंने सर्किट और एक वॉइस गैजेट एलेक्सा के बीच तालमेल बैठाकर तैयार की है। इस तकनीक से किसी बर्थडे केक पर लगी मोमबत्ती,
या किसी होटल में कैंडल लाइट डिनर में बगैर माचिस के सिर्फ आपकी आवाज से मोमबत्तियां जल उठेंगी। कस्तूरबा नगर में रहने वाले 45 साल के नितिन कोठारी ने हमें बताया कि ये पूरी टेक्निक कैसे काम करती है। दरअसल मोमबत्ती के पीछे वायर से सर्किट तैयार किया गया है और इसे एलेक्सा डिवाइस से जोड़कर वाईफाई सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही वॉइस उस सर्किट तक पहुंचती है तो वो एक्टिव हो जाता है और आवाज को रिस्पॉन्स करते हुए सर्किट से स्पार्क होता है। मोमबत्ती के ऊपर लगाए गए सर्किट में स्पार्क होते ही मोमबत्ती जल उठती है। ये कोई चमत्कार या जादू नहीं बल्कि एक तकनीक है जो वॉइस को रिस्पॉन्स करती है और सर्किट पर स्पार्क होने से मोमबत्ती की बाती को जला देती है। नितिन ठाकुर अब एक डिजिटल होम, मोबाइल होम लॉक, मोबाइल से घर की बिजली ऑपरेट करना और आवाज से मोमबत्ती जलाने जैसे कई शानदार इजाद कर चुके हैं। मोबाइल से घर के गैजेट्स को कंट्रोल करने का कारनामा तो उन्होंने तब कर दिया था जब दुनिया ने इस बारे में सोचा तक नहीं था। कई मंचों पर उन्होंने इसका मुजाहिरा भी किया, लेकिन उनका ये स्किल कहीं दबा रह गया। ये अफसोस की बात है कि नितिन कोठारी के इजाद का मुजाहिरा और तशहीर तो खूब हुई, लेकिन उन्हें आज तक ऐसा कोई लिंक नहीं मिला जो उनके इजाद को सही मुकाम तक ले जाए। अप्रोच नहीं हो पाया, पता नहीं कोई लिंक नहीं हो पाया इस प्रकार का, नहीं तो काफ़ी आगे बढ़ जाते। पर हमारा जो ये टेक्नोलॉजी है, जो भी इनोवेटिव वर्क है, जैसे 2003 में मैंने मोबाइल से बटन दबाकर घर के ट्यूबलाइट पंखों को, हर चीज़ को, घर की एक एक चीज़ को डिजिटल होम में कन्वर्ट कर दिया था पूरे घर को। जो आज हम देखते हैं वो आज अभी 2-4 सालों में ही लॉन्च हुआ, लेकिन वो सब हमने पहले कर दिया था। नितिन का साइंस के तई झुकाव तब हुआ जब बचपन में उनके घर की घड़ी खराब हो गई। ऐसे में उन्होंने घड़ी को खोला और खुद ही उसे रिपेयर कर दिया। इसके बाद नितिन पर इजाद करने का ऐसा जुनून सवार हुआ कि उन्होंने करीब 1600 से ज्यादा गैजेट्स तैयार कर दिए। बचपन में एक बार हमारे यहाँ घर की जो घड़ी है वो खराब हो गई थी, तो हम उसे लेकर मार्केट में गए और मार्केट में जब उस घड़ी को लेके गए तो बोले पीछे इसके एक डिब्बी लगती है, वो ख़राब हो जाती है और वो चेंज करनी पड़ती है, वो सुधरती नहीं है। तो मैं घर ले गया और उसको खोला और देखा तो अंदर एक कॉइल टूटी हुई थी। पूरा वापस से कॉइल को जोड़ा और उस घड़ी को ठीक करके हम वापस दुकानदार के पास गए और बताया कि हर चीज़ दुनिया में सुधर सकती है और मैंने इसे सुधार दी और आपने मना करा था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।